नमस्कार, कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और अमेरिका में अक्टूबर में महंगाई दर गिरने और डॉलर में आई कमजोरी से नॉन एग्री सेगमेंट में खासी तेजी इस हफ्ते देखने को मिली है। सोना 12 हफ्ते तो चांदी 4.5 महीनों की ऊंचाई पर है। एमसीएक्स पर बेस मेटल्स की चमक भी बढ़ती हुई दिखी है। जिंक के भाव करीब 4.5% तो एल्यूमिनियम के भाव 4% इस हफ्ते में चढ़े हैं। ब्रेंट एक बार फिर $96 के पार है। ऐसे में आपको अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसी पर आज करेंगे हम बात। हमारे साथ हमारे मेहमानों का एक बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं मेटल्स फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, अबांस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अभिषेक बंसल और वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज एनएस रामास्वामी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले बात यहां पर सोने चांदी की करेंगे, क्योंकि कई महीनों के बाद इस तरह का हफ्ता हमने सोने और चांदी में आता हुआ देखा है, जहां दोनों ही तरफ यहां पर चमक जारी है। क्लियरली बाजार ने यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़ों को रिएक्ट किया है, लेकिन उससे बड़ा रिएक्शन यूएस डॉलर इंडेक्स की तरफ से आया है, जहां पर 2% की गिरावट एक ही दिन में कई सालों में पहली बार हमने देखने को देखी। और उसी का असर यहां पर सोने चांदी में बनता हुआ नजर आया। एक सेफ हेवन के तौर पर क्लियरली यहां पर फिर से खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। हर्षल, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की बढ़त हमने सोने में आते हुए देखी है, जो कि 12 हफ्ते के हाईज पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, भारतीय बाजार में 52,000 के लेवल्स यहां पर फिर से नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप इन स्तरों को? मनीषा, अभी शॉर्ट टर्म एक्शन जो भी हमने देखा है दोनों गोल्ड और सिल्वर में, आई थिंक इसको एक पर्सपेक्टिव में डालना बहुत जरूरी है। अगर हम लास्ट 2 महीने से देखें, सीएफटीसी पोजीशनिंग जो है गोल्ड सिल्वर दोनों में नेट शॉर्ट थे इन्वेस्टर्स। डॉलर में भी देखे तो बहुत लंबे समय से रैली चल रही है। गोल्ड इनफैक्ट लास्ट 4-5 महीनों से कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ बेसिस भी डिक्लाइन कर रहा है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन डेटा के बाद एक बहुत ज्यादा एक शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने मिला है। और फिर जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल बैरियर्स ब्रेक होते गए, हमने देखा कि गोल्ड में वो रैली एक्सेलरेट और हो गई। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि $1,800 के आसपास जो एक साइकोलॉजिकल वापस एक बैरियर है, वहां जाके गोल्ड शायद थम सकता है। बट फिलहाल कोई भी रिवर्सल के साइंस गोल्ड में अभी नहीं दिखाई दे रहे, गोल्ड और सिल्वर में। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। हर्षल, किस तरह की मांग बनती हुई आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर सोने में भाव ऊपर जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये रैली और आगे निकल जाए और खरीदने को ना मिले? आई थिंक फिलहाल तो जो बैकड्रॉप है मैक्रो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रैली ऐसा है कि मिस आउट हो जाएंगे लोगों से, क्योंकि अभी भी ये सिर्फ एक ही इन्फ्लेशन रीडिंग है। आई थिंक बहुत जल्दी इस पे कोई लॉन्ग टर्म जजमेंट बनाना बहुत ही प्री मैच्योर होगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक फेड का भी जो अभी तक स्टांस है, जो उन्होंने फेड मीटिंग में भी ये चीज कही थी कि शायद जो टर्मिनल रेट है फेड की, वो शायद जो मार्केट सोच रहे हैं उससे ज्यादा ऊपर हो सकती है। तो ये बात जरूर है कि शायद पेस ऑफ रेट हाइक स्लो हो जाए, जो फेड ने ऑलरेडी बताया था अपनी मीटिंग में। बट ऐसा नहीं है फिलहाल, एक ही डेटा पॉइंट को देखते कि कंप्लीटली कोई फेड की पॉलिसी स्टांस चेंज हो जाए। तो आई थिंक समय मिलेगा अगर ये मार्केट अगर परमानेंटली टर्न हुआ है तो भी। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। राइट, एज ऑफ नाउ ऐसा माना जा रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली है और नियर टर्म में इसका फायदा हम यहाँ पर जरूर बनता हुआ बाजार में देखेंगे। अनुज, आप कैसे देखते हैं करंट गोल्ड के प्राइसेस को, जिस तरह का परफॉर्मेंस इस हफ्ते में यहाँ पर देखने को मिला है? क्या अगला हफ्ता वैसा रह सकता है? क्या रेंज बनती हुई देखेंगे आप? गुड आफ्टरनून। देखिए, 2 महीने के हाइस पर गोल्ड आता हुआ दिखाई दिया है, जहां हम एक नेगेटिव देख रहे थे। अगर हम 30 नवंबर की बात करें तो वहां पर हमने देखा था करीबन $1,615 गोल्ड ने टेस्ट किया था। फेडरल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट आया उसके बाद अगेन सेलिंग प्रेशर था। बट अब जो एक रिवर्सल देखने को मिला है, हमने देखा है कि इंटरनेशनली करीबन $1,770 के आसपास तक भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। डोमेस्टिकली गोल्ड करीबन 50,000 के आसपास था एक महीने पहले, और आज करीबन 52,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक शार्प रिकवरी, एक रिवर्सल रिबाउंड यहाँ देखने को मिला है। साथ में अगर देखें तो सेंट्रल बैंक जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, साथ साथ वो अपने बास्केट के अंदर गोल्ड को भी ऐड कर रहे हैं। ये भी हमने देखा है करीबन 400 टन के आसपास सेंट्रल बैंक्स के द्वारा अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया गया, तो वो भी एक डिमांड देखने को मिली है। तो और साथ में डॉलर इंडेक्स जो करीबन 112 के आसपास था, आज करीबन 108 के आसपास है। तो एक बहुत ड्रामेटिकली चेंज यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर एक अपसाइड मोमेंटम में आते हुए दिखाई दिए। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट काफी दिनों के बाद देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर हम इंटरनेशनल गोल्ड को देखें तो करीबन 7 महीने की गिरावट के बाद ये महीना एक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली थोड़ा लिक्विडेटिव लग रहा है और अपसाइड मोमेंटम भी यहाँ पे आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि
1780 $1785 तक के लेवल आपको इंटरनेशनली देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 52,500 से लेकर 52,800 53,000 तक के लेवल भी गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में रिवर्सल हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड, हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में तो ट्रेंड पॉजिटिव ही था, बट इंटरनेशनली भी अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है। तो $1780 $1785 तक के लेवल आपको नेक्स्ट वीक तक गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, अगले हफ्ते भी यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं, क्या इन करंट स्तरों पे नई खरीदारी की राय देंगे, और जो पहले के लोगों ने होल्ड किया हुआ है, खरीदा हुआ है, उनके लिए क्या ऑप्शन बनाएंगे आप? मैं समझ रहा हूँ कि खरीदनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इस मार्केट में इस तरह है कि जैसा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में फैक्ट्स चेंजेस एंड रिपोर्ट्स चेंजेस, इस तरह का एक स्टेटमेंट माना जा सकता है। यदि इस तरह होगा, इफ्स एंड बट्स की जो चाल है, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली असर करेगा ही करेगा। जिस तरह पिछले हफ्ते हमने गोल्ड का व्यू जब भी हमने इन्फ्लेशन नंबर आने के पहले कहा था, और अब इन्फ्लेशन नंबर आने के बाद थोड़ा बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन फेड की जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो बात कर रहे हैं, 50 बेसिस पॉइंट का पिछले हफ्ते जो कंसेंसस था, इट वाज अराउंड 47% फॉर टिल्टिंग टुवर्ड्स 50 बेसिस पॉइंट। अब 85% आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर फेड रेट ऑफ 50 बेसिस पॉइंट। तो इस तरह का नेचर जो चेंज हो रहा है, और इन्फ्लेशन नंबर 7.7 इज अ वेरी गुड नंबर एज रिगार्ड्स 8.2 और एक्सपेक्टेशन 8% के सामने। और जैसे हमने एक न्यूज पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट में जिस तरह का एसेट चेसिंग में हमने यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि क्रिप्टो में जिस तरह का फॉल हुआ, द मनी फ्लोइंग टुवर्ड्स गोल्ड, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट इज पुशिंग दिस प्राइस। 10-year yield, Manisha, is a great 1 month outlook of low which has seen. तो हमें लग रहा है कि 52,400 में हमने कॉल दिया था बाई करने के लिए, और यदि यहाँ से लेके हम 53,400 तक की उम्मीद कर सकते हैं, 53,450 के आसपास। 51,900 एक लगभग एक स्टॉप लॉस होगा, और गोल्ड में एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी बरकरार होगा तेजी का। 1810 तक जा सकती है डॉलर टर्म्स में, और अब चल रही है 1767 के आसपास। ऑलराइट, तो 1770, 1780, 1810 तक के भी हाईज हम यहाँ पर सोने में नियर टर्म में बनता हुआ देख पाएंगे। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं, और अगर आपको सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर निवेश करना हो तो कहाँ पर ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे? धन्यवाद मनीषा। चांदी मुझे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है सोने के मुकाबले, और ये कहना ज्यादा अतिशयोक्ति या बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप 70,000 के स्तर भी बहुत जल्दी देख सकें चांदी में। मुझे लगता है जो बेस इफेक्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन नंबर है यूएस का, वो बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर में अपने आप ही और कम का प्रिंट दिखेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा फरवरी 2022 में ये इन्फ्लेशन नंबर बढ़ के आया था यूएस का, और उसकी वजह से बेस इफेक्ट की वजह से, फॉर द एक्सपांडिंग बेस इफेक्ट की वजह से फरवरी मार्च में ये इन्फ्लेशन नंबर और कम हो जाएगा, जो हमें ऑलरेडी 7.7 दिख रहा है। तो और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट हाइक फेड का लगभग बंद ही हो जाएगा, और मनी मैनेजर्स जो अभी तक बाहर बैठे हुए थे बाजार के सोने और चांदी में, वो पूरी तरह से घुस जाएंगे बाजार में। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि चांदी थोड़े ही बहुत कुछ समय में 70,000 तक के भी लेवल देख सकता है, और उसके मुकाबले सोना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट चांदी ज्यादा बढ़ सकती है सोने के मुकाबले, बिकॉज मनी मैनेजर जो अभी तक अपना मनी बाहर रखे हुए थे, वो पूरी तरह से अंदर घुस जाएंगे बाजारों में। क्लियरली अच्छी खासी बढ़त के साथ इस हफ्ते में यहाँ पर कारोबार हुआ है, और हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि आगे जाके नियर टर्म में एटलीस्ट ये तेजी यहाँ पर जारी रह सकती है। हर्षल, एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। शादियों का सीजन है, भावों में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, ऑफकोर्स काफी सारी प्री बाइंग भी यहाँ पर हो जाती है, जो शायद हमने दिवाली के आसपास ऑलरेडी वेडिंग के हिसाब से देख भी ली होगी। सिल्वर के इम्पोर्ट्स नियर रिकॉर्ड हाइज यहाँ पर हैं। किस तरह की मांग इस क्वार्टर में अब एक्सपेक्टेड है, और इन करंट लेवल्स का क्या कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? आई थिंक मनीषा, जैसे कि आपने कहा कि ये जो क्वार्टर है वो सीजनली एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है बोथ गोल्ड और सिल्वर डिमांड के लिए। तो हमने डेफिनेटली जो फेस्टिव सीजन की स्टार्ट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखी है दोनों गोल्ड और सिल्वर के लिए। जितने भी हम लोगों से डिस्कशन किए हैं, आई थिंक शादियों के लिए भी बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुई थी नवरात्रि के बाद से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जब भी भाव में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, कुछ दिनों तक डेफिनेटली सेंटिमेंट थोड़ा
कॉशियस हो जाता है। बट आई थिंक क्योंकि शादियों का सीजन है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बाइंग को नहीं करता है। तो आई थिंक और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि रूपी भी डिप्रिशिएट हुआ है कंटिन्यूसली, यहाँ पे लोगों ने 50,000 के नीचे ज्यादा भाव टिकते हुए वैसे भी नहीं देखे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा प्राइस का। तो आई थिंक वो बाइंग लोगों की जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी यहाँ पर जारी रह सकती है। ये क्वार्टर यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रह सकता है और सोने चांदी दोनों के बीच में सोना यहाँ पर ऑफ कोर्स खरीदारी के हिसाब से ज्यादा दिखेगा, लेकिन चांदी में वॉल्टिलिटी ज्यादा बन सकती है। अनुज, आप कैसे देखते हैं चांदी का व्यू? और ऑफ कोर्स हमने 70,000 तक की बात तो यहाँ पर आते हुए देखी ही, लेकिन नई खरीदारी के लिए भी क्या ये लेवल्स बेहतर हैं? देखिए मनीषा जी, अगर हम सिल्वर को देखें तो यहाँ पर बेस मेटल को देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कॉपर के प्राइस ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल की जो डिमांड है उससे काफी हद तक सिल्वर भी इफेक्टेड होती है, और हमने देखा है कि उसके चलते भी सिल्वर में हम एक कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी देख रहे हैं। अभी हमने देखा था कुछ महीने पहले सिल्वर का भाव करीबन 51,000 के आसपास था, आज हम देखें तो करीबन 62,000 के आसपास है। इंटरनेशनली ऑलमोस्ट $22 के आसपास इसने हाई टेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम सिल्वर में बनता हुआ दिखाई दिया है। मगर हमने ये भी देखा था कि अगर हम साल के स्टार्टिंग में देखें तो करीबन $27 तक के लेवल्स भी यहाँ पे थे, वहां से प्राइस करेक्ट भी हुए थे। तो नो डाउट कि लोअर लेवल्स पर है और मार्केट काफी सपोर्ट जोन के आसपास भी सपोर्ट भी ले रहा है। तो मुझे लगता है कि चांदी भी आपका एक अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है। हालांकि जो हम नेक्स्ट वीक के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, हम 63,000 को टारगेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं $22 और $23 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। $23 अगर ब्रेक होगा तो फिर हम $25 से $27 के बीच टारगेट करेंगे। थोड़ा कंजर्वेटिव मोड में मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसी महीने में देखेंगे अभी तक तो करीबन 7% की रैली चांदी में आ चुकी है इन लास्ट 10 डेज के अंदर में। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत रैली और आ सकती है, जो कि ऊपर में 63,000 के लेवल को छू सकती है। तो 1000 से 1,500 पॉइंट अभी और सिल्वर में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तेजी की उम्मीद यहाँ पर जारी है। खरीदारी जैसे हर्षल ने कहा कि फिजिकल बाजार में भी जारी रहेगी, इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशंस आगे आते हुए। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मेटल्स की और कच्चे तेल में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बताएंगे आपको। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह।
तो देखिए आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी 10,000 डॉलर। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि ये हफ्ता मेटल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। एक आउट परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर निकल से आते हुए देखी, जहाँ पर ऑलरेडी 13% की तेज़ी इस हफ्ते में देखने को मिली है। जिंक करीबन 7% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड में भी 4 से 5% की बढ़त इस हफ्ते में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप मिस्टर रामास्वामी मेटल्स की जो ये बढ़त है? क्लियरली एक ही थ्रेड है जो सभी कमोडिटीज़ को बांधे हुए है, वो है डॉलर में गिरावट, इन्फ्लेशन की कमी और बाजार का ये मानना कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट इतना एग्रेसिव नहीं रहेंगे। लेकिन मेटल्स के अपने फंडामेंटल्स भी यहाँ पर स्ट्रांग हैं। कुछ एक मेटल्स के अगर आपको कोई चूज करना हो तो वो कौन सा मेटल है जहाँ पर आपको कन्विक्शन है? मनीषा, my favorite base metal is continuing to be the copper. हमने कॉपर में तीसरा 770-740 तक की भी टारगेट रखी हुई है, और जैसे हम 650 से जिस तरह का रैली हमने देखा कॉपर में, अब जो चल रही है लगभग 705 और यहाँ से 760 760 के रेंज में जाने की भी उम्मीद है। इन्वेंट्री शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी सप्लाई टाइट कंडीशंस अभी भी बरकरार है। उस टाइट कंडीशन का जो एडवांटेज है वो लेना है, क्योंकि आगे जाके 2023 में कॉपर विल बी अंडर अ चैनल ऑफ करेक्शन मोड इन द नेक्स्ट ईयर। तो अब की जो चाल है ये लगभग 770-780 तक जाने की भी उम्मीद है। तो कॉपर लुक्स टू बी द बेस्ट बेट ऑन द बेस मेटल पैक। राइट, अक्टूबर में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। नवंबर की शुरुआत अच्छी हुई है। अभी तक भी यहाँ पर अच्छे खासे पॉजिटिव क्यूज के साथ कारोबार और मल्टी मंथ हाइज पे कॉपर में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं और आपका कोई फेवरेट चुनिंदा मेटल यहाँ पर? नहीं, कॉपर मुझे लगता है सबसे ज्यादा मजबूत मेटल है, बिकॉज चाइना में भी अगर आप देखें कॉपर में इन स्तरों पे भी डिमांड में गिरावट नहीं आई है। मतलब इस समय भी हाजिर बाजार चाइना का लगभग एलएमई की पैरिटी पे ही चल रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 10% भाव तेज हो चुका है एलएमई पे। तो $8,000 पर प्रति टन के भावों पे एलएमई पे भी आपके पास चाइना में हाजिर की डिमांड बहुत अच्छी है, चल रही है। इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली घट ही रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना बंद होने वाला है या कम तेजी से वो बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन हमें कम आता हुआ दिख रहा है। ये सारे फैक्टर्स भी सहायक होंगे कॉपर के भावों को तेजी करने में। और चाइना की डिमांड इन स्तरों पे, और मुझे लगता है चाइना कहीं ना कहीं कोविड से खुल जाएगा, जो कि धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, वो भी उसमें मोमेंटम में ऐड करेगा। तो कॉपर इस समय सबसे ज्यादा एग्रेसिव मेटल लग रहा है आउट ऑफ द बेस मेटल। पिछली बार भी मैंने कहा था निकल मुझे हमेशा से पसंदीदा रहती है $22,000 प्रति टन पे, बिकॉज फंडामेंटली मुझे लगता है निकल एक शॉर्ट सप्लाई कमोडिटी है और ईवी की स्टोरी हमेशा से प्ले आउट होगी फंडामेंटली बाजार में। बट चूंकि पिछली बार जो प्रॉब्लम हो गई थी निकल बाजार में, उस वजह से ये मार्केट ऑलमोस्ट ठप सा हो गया है। के स्तरों पे बुरा बेट नहीं है। बाकी चालू कमोडिटीज में कॉपर बेस मेटल में सबसे एग्रेसिव मेटल लग रहा है। जी हाँ, और फंडामेंटल्स भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं। चाहे हम चिली की बात करें या पेरू की, वहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं। एलएमई पर कॉपर की जो इन्वेंट्रीज हैं वो 7 महीने के लोज पर हैं। चीन में कॉपर की इन्वेंट्रीज नियर रिकॉर्ड लोज हैं। तो जहाँ पर भी आप देखें क्लियरली कॉपर के फंडामेंटल्स यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। अनुज, आपका कोई फेवरेट मेटल या आप भी यहाँ पर कॉपर के साथ ही जाना चाहेंगे? देखिए, कॉपर तो फ्लेवर है ही, जो कि पूरे ही बेस मेटल को, इवन बुलियंस को भी ये ट्रेंड डिसाइड करता है। तो कॉपर तो रहेगा ही। कॉपर मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपको 705-710 तक के लेवल को दिखा सकता है। बट यहाँ पर मैं लेड को यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लेड को देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इवन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जिंक और लेड की ट्रेंड से, तो यहाँ पर एक अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि लेड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि 185-188 तक के लेवल आपको लेड में अगले वीक तक देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छे ब्रेकआउट्स पे खड़ा है। डिमांड डेफिनेटली यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि लेड को हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छा आउट परफॉर्म होते हुए देखेंगे। ऑलराइट, तो वो सारे मेटल्स हैं आपकी स्क्रीन पर। कॉपर, लेड और निकल पे आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ये तीनों ही बाय कैटेगरी में फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। नजर अब यहाँ पर कच्चे तेल पे डालेंगे, जहाँ पर भी हमने कुछ बहुत बाजार फ्राइडे को संभलता हुआ देखा है। लेकिन अगर वीकली बात करें तो यहाँ पर 4 से 5% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। क्लियरली हमने ऑलमोस्ट 100 के लेवल्स 99.85 का हाई यहाँ पर बनता हुआ देखा। $92 तक के लोज भी यहाँ पर बनते हुए देखे। तो वो $7-8 की रेंज यहाँ पर कच्चे तेल ने इस हफ्ते में यहां पर दिखाई है। अभिषेक, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को और यहां पर आगे जाते हुए क्या लगता है?
क्रूड ऑयल में मुझे मूवमेंट हमेशा से साइडवेज ही लगता रहा है। मुझे नहीं लगता ये बहुत मंदी भी पड़ सकती है, ना कि बहुत $100 के ऊपर ये निकल भी सकता है। जब भी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूं, मेरी यही राय रही है। $70 प्रति बैरल के स्तरों पे वो बहुत नीचे लग रहा था, और 80-90 इन्हीं भावों के स्तरों पे वो घूमता रहेगा। 100 के ऊपर जाना अनलेस एंड अनटिल कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो जाए, चाइना ताइवान को अटैक कर दे, तो बात अलग है। रशिया यूक्रेन का मसला भी थोड़ा थोड़ा हमको अब हिंट मिल रहा है कि सुलटना शुरू हो रहा है। तो उस हिसाब से क्रूड ऑयल में मुझे ना मंदी लगती है ना तेजी लगती है, साइडवेज मोमेंटम रहेगा। तो ऑप्शंस राइटर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है थोड़े मीडियम टर्म तक के लिए, अगर वो ऑप्शंस को राइट कर सकें और जो आईवीज का प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड या एनी मोमेंटम ट्रेंडिंग मेरे को दिख नहीं रहा है क्रूड ऑयल में। राइट, यानी कि प्लस माइनस में यहाँ पर कारोबार रह सकता है। अनुज, आप कैसे देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस को, और आपको क्या लगता है अगले हफ्ते के लिए क्या रेंज रह सकती है? देखिए, क्रूड में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। मैं सेल साइड में जाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके सप्लाईज बढ़ी हैं, यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं, रिजर्व से क्रूड निकाला गया है, तो मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रहेगा। हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, तो एक अपसाइड मोमेंटम, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली है, तो सेल ऑन राइज का मार्केट ही रहेगा। मुझे लगता है कि नीचे अगेन हम नेक्स्ट वीक में अगेन 7000 के लेवल आते हुए देखेंगे। हमारा मानना है कि ब्रेंट का जो रेंज है नीचे में 85 और ऊपर में 95, ये रेंज जो है मेंटेन रहेगी, और भावों में यहाँ पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में यहाँ पर मैं बिकवाली की साइड जाना चाहूंगा, और नीचे 7000 और 6900 तक के लेवल अगले हफ्ते भी देखने को मिल सकते हैं। बात यहाँ पर नेचुरल गैस की भी करेंगे, जहां पर हल्का सा प्रेशर फिर से बनता हुआ नजर आया है। मिस्टर रामास्वामी, यहाँ पर क्या ट्रेड्स लेने की राय देंगे आप? वेदर कंडीशंस जो है मनीषा, इट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द नेचुरल गैस नाउ, और नॉर्मल से भी मतलब इट्स नॉट दैट यूजुअल विंटर व्हिच इज सीन। तो हमें एक सेलिंग और बिकवाली करनी चाहिए नेचुरल गैस में। लगभग 520 के रेंज में यदि हम बिकवाली करेंगे, 450 450 की लेवल्स में भी हम टारगेट उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 550 के लेवल की एक स्टॉप लॉस रख के हम इस तरह का शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। नेचुरल गैस की भी बहुत ही, जिस तरह जापान, चाइना और साउथ कोरिया के जो इन्वेंट्री लेवल्स यदि आप देखेंगे, उनके स्टॉक प्राइस जो देखेंगे, वो 5 ईयर एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर है। तो वो तो स्पॉट मार्केट में तो डेफिनेटली नहीं आना चाहते हैं। तो नेचुरल गैस में अभी भी वहां पर एक सेलिंग की चल रही है। 450 या 460 तक का टारगेट आने की संभावना है। ऑलराइट, ये तो ये आउटलुक में आज निकल के आया है कि सोने और चांदी में अगले हफ्ते आपको खरीदारी में बने रहना है। मेटल्स में कॉपर, निकल और लेड पर आपका ध्यान होना चाहिए। जहां तक एनर्जी पैक की बात है, इस हफ्ते में एक बिकवाली के साथ या गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है, और अगले हफ्ते भी काफी हद तक यही ट्रेंड रह सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर बेच के आपको काम करना है कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ही। जैसे कहा गया, कंसोलिडेशन टू वीकनेस हम यहाँ पर एनर्जी पैक में देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए कि अगले हफ्ते वो इन सभी कमोडिटीज में कैसे कारोबार करें। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।